हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ ही राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की और जानेंगे कि आज देश के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों की अहम खबरें क्या कुछ रहने वाली हैं। और इन अहम खबरों के लिए हमारे साथ विभिन्न प्रदेशों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और तमाम खबरें साझा करेंगे। क्या कुछ खबरें इन प्रदेशों में रहने वाली है, साथ ही देश की क्या कुछ बड़ी खबरें आज की रहेंगी, इन पर चर्चा भी करेंगे। और साथ ही मध्य प्रदेश की सियासत का मिजाज हो या फिर छत्तीसगढ़ हो या फिर अन्य प्रदेशों में क्या कुछ माहौल बना हुआ है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और इसी कड़ी में सबसे पहले चलेंगे भोपाल, जहां से अनिरुद्ध सोनू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, क्या कुछ बड़ी खबरें आज राजधानी भोपाल से आप साझा कर रहे हैं? क्या कुछ सियासी मिजाज बना हुआ है? और जिस तरीके से लगातार सर्दी का जो सितम है वो भी बढ़ता देखने को मिल रहा है, एक बार फिर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आज मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर यही है कि हरदा ब्लास्ट जो हुआ था, हरदा पटाखा फैक्ट्री में जो ब्लास्ट हुआ था, उसके आरोपी सोमेश अग्रवाल, राजेश अग्रवाल और रफीक खान को आज पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। और आज इनकी कोर्ट में पेशी होती है। पुलिस ने इनका रिमांड मांगा है और आज देखने लायक बात होगी कि अदालत अपने फैसले में इन्हें पुलिस को रिमांड देती है या इन्हें जेल भेजती है। तो सबसे बड़ी खबर यही है कि हरदा जो पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट है, उसके तीनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो आज मध्य प्रदेश के बजट सत्र का दूसरा दिन है। कल बजट सत्र में सबसे पहले राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पेश किया और राज्यपाल के अभिभाषण पे कांग्रेस ने बहिर्गमन भी किया। कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया, लेकिन राज्यपाल ने अपने अभिभाषण पूरा पढ़ा, जिसमें आने वाले समय में मध्य प्रदेश में विकसित भारत की संकल्पना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम राज्य के आह्वान की बातें लिखी थी। इसमें कई योजनाओं का जिक्र किया गया। तेंदुपत्ता पे जो बोनस दिया गया उसका जिक्र किया गया। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना जो आदिवासी और जनजातीय क्षेत्रों के लिए चलाई जा रही है, जनमन योजना, उसकी बातें लिखी गई। तमाम तरह की बातें राज्यपाल के अभिभाषण में थी, लेकिन कांग्रेस ने बहिर्गमन करके बता दिया कि वे अभिभाषण को पसंद नहीं करते हैं। और इस बात देखा जाए तो मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से केवल 66 कांग्रेस के विधायक हैं। और आज की बात करें तो आज सत्र का दूसरा दिन है। आज राज्यपाल के अभिभाषण पे कांग्रेस के विधायक हंगामा कर सकते हैं। इसके अलावा हरदा पटाखा फैक्ट्री जो ब्लास्ट है उसको लेके हंगामा हो सकता है और कांग्रेस कई अन्य मुद्दे भी उठा सकती है, क्योंकि 2300 से ज्यादा प्रश्न लगे हैं विधानसभा में इस बजट सत्र में, जिसमें कई स्थगन प्रस्ताव भी हैं और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी हैं। निश्चित तौर पर हरदा मामले को लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा भी देखने को वाकई मिल सकता है, क्योंकि लगातार विपक्ष भी जो जिस तरीके से बयान हमने देखे हैं इस पर सरकार को साधते भी नजर आया है, निशाना भी साधा है। साथ ही जिस तरीके से कल की एक महत्वपूर्ण खबर भी सियासत से जुड़ी रही, जहां जबलपुर की महापौर, मुरैना से महापौर जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। कांग्रेस को बड़ा झटका है, लोकसभा चुनाव सामने है। तो क्या कुछ अब तस्वीर यहां से नजर आएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी पहले से ही सक्रिय है, अपनी रणनीति स्पष्ट कर चुकी है कि क्या कुछ उनको वोट बैंक बढ़ाना है, युवाओं को, महिलाओं को साधना है या उनको लेकर आगे आना है। लेकिन अभी कांग्रेस की क्या स्थिति मध्य प्रदेश लोकसभा को लेकर दिखाई दे रही है, क्योंकि बड़ा झटका ये कांग्रेस के लिए हो सकता है? कांग्रेस के लिए जबलपुर के महापौर का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना न केवल बड़ा झटका बल्कि तगड़ा झटका है। हालांकि इसमें जो पूर्व सांसद हैं राकेश सिंह, जो भी वर्तमान में विधायक भी हैं और डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में मंत्री हैं, उनकी बड़ी भूमिका थी। जबलपुर के प्रभारी जो हैं उनकी बड़ी भूमिका थी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की बड़ी भूमिका है कि जबलपुर के महापौर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उनके 50 साथी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और ये सभी नेता वो नेता हैं जो जनाधार वाले नेता हैं और आगे भी इस तरह के कांग्रेस में तोड़फोड़ जारी रहने की पूरी संभावना है, क्योंकि कांग्रेस की जो हालत है, उनको लोकसभा के लिए मध्य प्रदेश में 29 सीटों के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। दिग्विजय सिंह जो राज्यसभा के सांसद हैं स्पष्ट कर चुके हैं कि वे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे कि नकुलनाथ चुनाव लड़ेंगे, इस पे अभी संशय की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस का कहना है कि वे 29 सीटों में से 50% सीटें युवाओं को देना चाहती है। युवा जो नेता हैं वे संसद का चुनाव मध्य प्रदेश में लड़ना नहीं चाहते। तो कांग्रेस की स्थिति मध्य प्रदेश में न केवल बेकार खराब, यह बड़ी दयनीय स्थिति में है और कांग्रेस को 29 लोकसभा प्रत्याशी
चुनने में जितेंद्र सिंह जो मध्य प्रदेश के नए प्रभारी बने गए उन्हें और जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें बड़ी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। निश्चित तौर पर देखिए सियासी जो खबरें हैं उसमें महत्वपूर्ण ये खबर थी और लगातार नकुलनाथ और कमलनाथ को लेकर भी तमाम चर्चा है। मैं चाहूंगा उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन तमाम और सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी राशिद अलवी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही रायपुर से शशिकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या कुछ बड़ी खबरें आज लखनऊ से हैं? उत्तर प्रदेश में क्या कुछ सियासी मिजाज है या क्या कुछ आज यूपी की बड़ी खबर रहने वाली है जिस पर चर्चा होगी? जी बिल्कुल, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में हम्म 11 तारीख को सारे जितने विधायक हैं सब राम मंदिर के दर्शन करेंगे। राम मंदिर के दर्शन को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ी बात कही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जो समाजवाद है वही राम राज है। जब समाजवाद ठीक नहीं रहेगा तो राम राज आने का कोई मतलब ही नहीं, जब तक समाजवाद ना हो। समाजवाद होने के बाद ही राम राज आएगा। और अगर हमको राम मंदिर का दर्शन करना होगा तो हम अपने परिवार के साथ जाके दर्शन करेंगे और पूजन करेंगे। और जो हमारे विधायक हैं, जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी अपने परिवार के साथ ही जाकर दर्शन पूजन करेंगे। निश्चित तौर पर यहाँ पर सियासी मिजाज तो लगातार गर्म में बना ही हुआ है। लगातार और भी तमाम सवाल हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसी बीच हमारे साथ देहरादून से हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश जी, आप ही पर आ रहा हूँ, क्या कुछ बड़ी खबरें आज उत्तराखंड की है? क्योंकि कल का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा। विधानसभा में जो यूसीसी का बिल पेश हुआ, देश भर में चर्चा हुई है और पास भी ये बिल हो गया है। क्या कुछ इसको लेकर चर्चा है और क्या कुछ बड़ी अपडेट उत्तराखंड से आज है? बिल्कुल ऋषभ, देखिए यहाँ पे कल का जो है बात एक ऐतिहासिक दिन कहा जा सकता था, जिसको लेके यहाँ पे लगातार चर्चा चल रही थी। काफी समय से लोगों को इंतजार था कि बिल पास होगा या नहीं। असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, जिस तरीके से विपक्ष हमलावर हो रहा था। परंतु जिस तरीके से कल जो है ये बिल पास हुआ, उससे पूरे देश के पटल पे जो है ये उत्तराखंड का नाम यहाँ पे आज आ गया है। और पूरे राजधानी के साथ साथ उत्तराखंड में पूरे जश्न का माहौल यहाँ पे देखने को मिला। और जगह जगह जो है यहाँ पे आतिशबाजी की गई, ढोल नगाड़ों के साथ नृत्य करते हुए नजर आए लोग, जो कार्यकर्ता थे। और पुष्कर सिंह धामी का प्रदेश कार्यालय में जो है बाकायदा ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। इसको लेके यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने अब यहाँ पे जो 10% क्षैतिज आरक्षण की जो आंदोलनकारी बात कर रहे थे, उनका कहना था कि जो शहादत हमने दी है और जिस तरीके से यहाँ पे उत्तराखंड की नींव रखी है और हमारे को 10% क्षैतिज आरक्षण मिलना चाहिए, वो भी जो है कल यहाँ पे पटल पे विधेयक पास कर दिया गया, जिसकी संस्तुति के लिए अब राज्यपाल को भेज दिया गया है। और वहां पे मोहर लगने के बाद ये राष्ट्रपति के साथ मोहर लगकर वहां पे जो है ये बाकायदा जो है विधेयक पास हो जाएगा। इसको लेकर ही साथ में अब यहाँ पर बात करें, जिस तरीके से जो है यहाँ पे जो राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, इनका जो गांव चलो अभियान है, अब उसके लिए बाकायदा जो है लोकसभा के लिए जो है यहाँ पे पूरी तरीके से बीजेपी जो है धरातल पे उतर गई है। उन्होंने बाकायदा पुष्कर सिंह धामी सहित कई अन्य जो नेता है उनका बाकायदा जो है यहाँ पे जो है जगह निर्धारित कर दी गई है। अब जो पुष्कर सिंह धामी है वो जो है 9 फरवरी से और 11 फरवरी के बीच में जो है लोहा घाट के जो इलाका है वहां पे वो जो है रात्रि विश्राम करेंगे और गाँव के लोगों से जो है जनसंपर्क करेंगे। तो इसको देखते हुए वहीं दूसरी बात विपक्ष की बात करें यहाँ पे ऋषभ, तो विपक्ष का यहाँ पे जिस तरीके से विपक्ष के लोग जो है यहाँ पे जो है बाकायदा जो है भाजपा की जो है साथ मिल रहे हैं, भाजपा में ज्वाइनिंग ले रहे हैं, वो एक बड़ा झटका यहाँ पे कहा जा सकता है। क्योंकि काफी जो नेता है, जो दिग्गज नेता भी कहा जा सकता है, जिनका जो है अपने इलाकों में वर्चस्व है, वो लगातार जो है बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस को यहाँ पे जो है सोचने वाली बात हो सकती है कांग्रेस के लिए। और अभी जब लोकसभा की बात करें तो कांग्रेस में अभी इस प्रकार की कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही है। जी ऋषभ। निश्चित तौर पर देखिए, लोकसभा का आपने जिक्र किया, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल के दिन के बाद जब यूसीसी पास हुआ तो कहा कि हमने 2022 के विधानसभा चुनाव में वादा किया था और वादा पूरा किया। यानी निश्चित तौर पर जो इशारा उनका था लोकसभा चुनाव में, लगातार इसकी चर्चा भी होगी और मुझे लगता है देश भर में इसका फायदा बीजेपी जरूर लेना चाहेगी। जिस तरीके से आपने लोकसभा चुनाव का जिक्र किया, क्या ये मुद्दा उत्तराखंड में किस तरीके से आगे तूल पकड़ेगा? और साथ ही जो कांग्रेस की स्थिति फिलहाल बन रही है, जो रणनीति का जिक्र था, जो गठबंधन का जिक्र था, वो कहां पर पहुंचा है? क्या नेट टू नेट फाइट की अभी संभावना है या वाकई में जो रणनीति बीजेपी बनाकर चल रही है उसमें आगे दिख रही है? देखिए ऋषभ, यहाँ पे अगर जिस तरीके से अभी हम लोग भी जो है लगातार यहाँ पे संपर्क कर रहे हैं, लगातार हम लोग घूम रहे हैं, आम जनमानस की राय भी ले रहे हैं हम लोग जो है यहाँ पे अगर बात करें, जिस तरीके से यूसीसी की बात करें और 10% जो क्षैतिज आरक्षण है, ये अपने में एक बहुत बड़ा जो है यह निर्णय था, जिसको लेके क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो ज्यादातर जो वर्चस्व था आंदोलनकारियों का था। ये गुट बहुत बड़ा गुट है, एक तरफा निर्णय ले सकता है, ये ऐसा गुट है। तो इसको लेके जिस तरीके से इसमें कल खुशी की लहर आई है। और साथ में जहां कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में लगातार जिस तरीके से यहाँ पे
पे टूट की कगार पे कांग्रेस आ रही है। उनके प्रभारी आते हैं, किसी से संपर्क नहीं करते। अभी पिछले दिनों उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, कुर्सियां खाली थी, तमाम लोग जो है उठ के चले गए थे, कोई सुनने को तैयार नहीं थे। तो तमाम अभी जो है यहाँ पे उठापटक की बात करी है। और आपने जिस तरीके से गठबंधन की बात कही है, गठबंधन यहाँ पे अभी कोई देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि पिछले दिनों यहाँ पे इन्होंने गठबंधन की बात करी थी, कुछ लोकल जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनसे इन्होंने यहाँ पे सामंजस्य बिठाने की बात करी थी, परंतु वहां पे भी जो है इनकी टूट जो है सामने आ गई है, जनता के सामने आ गई है। क्योंकि जिस तरीके से सीटों के बंटवारे की बात हो रही थी, वहां पे इनका अभी कोई भी जो है नीति नहीं बन पाई और आपसी सामंजस्य टूटता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है जो स्थिति देश भर में गठबंधन की बन रही है, वही अगर लोकसभा को लेकर बीजेपी के तमाम जो विपक्षी दल हैं, अगर उत्तराखंड की बात भी करें तो वो रणनीति स्पष्ट हो नहीं पाई है। और जो फिलहाल की खबरें हैं उसमें बीजेपी निश्चित तौर पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपके तमाम खबरों की जानकारी साझा करने के लिए अमरीश जी। तो तमाम ये खबरें उत्तराखंड से थी और साथ ही अभी चलेंगे सीधा रायपुर, जहां से हमारे सहयोगी शशिकांत साहू हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शशिकांत, क्या कुछ बड़ी खबरें आज आप साझा कर रहे हैं? क्या कुछ सियासी मिजाज है और ये विधानसभा सत्र को लेकर भी लगातार चर्चा है, क्या कुछ इसको लेकर अपडेट है? बिल्कुल ऋषभ, देखिए विधानसभा का बजट सत्र जो है जारी है और विधानसभा के बजट सत्र में देखने को मिल रहा है लगातार विपक्ष के द्वारा हंगामा किया जा रहा है। तो जिस तरह से कल की बात की जाए, कल जो है हसदेव अरण्य को लेकर जो कटाई चल रही है उसको लेकर विपक्ष ने शून्यकाल में इस पर स्थगन प्रस्ताव लाया था। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग कही गई, लेकिन इसे विधानसभा अध्यक्ष ने आग्रह कर दिया। तो ऐसे में जमकर हंगामा जो है देखने को मिला और इस दौरान जिस तरह से हंगामा हुआ, गर्भगृह में जो विपक्ष के सारे जो नेता है वे चले गए थे। उसके बाद स्वतः जो है वे निलंबित हो गए। उसके बाद जो है वे जिस तरह से कल जो हंगामा हुआ, उसके बाद आज कल जो चर्चा होनी थी कि राज्यपाल के अभिभाषण पर, लेकिन विपक्ष की नारेबाजी और हंगामे के चलते कल चर्चा नहीं हो पाया। वही जो है आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा बात की जाए तो बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से जुट गई है। एक के बाद एक बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी गांव चलो अभियान के तहत प्रत्येक मंत्री, नेता, विधायक, सदन अधिकारी एक गांव में जाएंगे और 24 घंटा वहां व्यतीत करेंगे, वहां की स्थिति के बारे में जानेंगे, केंद्र सरकार की नीतियों को बताएंगे, जानेंगे। तो दूसरी तरफ वही बात की जाए तो आज चुनाव समिति की बैठक होनी है। चुनाव समिति की बैठक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होगी और इसकी जो अध्यक्षता है प्रदेश प्रभारी ओम माथुर करेंगे। शाम 6 बजे पर जो चुनाव समिति की बैठक होगी, बैठक में तमाम डिसीजन लिए जाएंगे। चूंकि इसमें प्रदेश प्रभारी के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश के जो अध्यक्ष है किरण देव, इसके अलावा तमाम जो विधायक है, मंत्री है, पदाधिकारी है, वो शामिल होंगे। वही पर्यवेक्षकों की कल बैठक ली थी, जिन पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारी विधान लोकसभा की दी गई, उनकी कल बैठक में ली। बैठक में नामों को लेकर चर्चा किया गया है। अब जो नाम है वो बंद लिफाफे में तय कर लिए गए हैं। जल्द ही इसकी घोषणा की जा सकती है। दूसरी तरफ विपक्ष की बात की जाए तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा जारी है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने जा रही है। इसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आज करीब 12 बजे राहुल गांधी की न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ में प्रवेश निश्चित तौर पर कर शशिकांत जाएगी। की महत्वपूर्ण यात्रा रहेगी। क्या कुछ इसको लेकर विपक्ष की यहाँ पर छत्तीसगढ़ में रणनीति रहेगी? क्योंकि लगातार हम लोकसभा चुनाव का जिक्र हो रहा है, देश भर में ही जो गठबंधन की शुरुआत हुई और लगातार रणनीतियां बनी, सीट शेयरिंग को फॉर्मूले को चर्चा हुई, लेकिन वो तो मुझे लगता है कि देश भर में जो हालात बने, खासकर बंगाल की बात हो, पंजाब की बात हो, कर्नाटक में जो जिस तरीके से कहें कि सहमति नहीं बन पाई, तो उसके बाद अब छत्तीसगढ़ पर भी सभी की निगाहें, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ही मुख्य मैदान में है। तो यहाँ पर क्या कुछ रणनीति रहेगी? और खासकर जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आपने जिक्र किया है, इसको लेकर क्या कुछ साधने की कोशिश यहाँ से कांग्रेस करेगी? बिल्कुल, देखिए गठबंधन का असर तो पूरा जो भारत है वो देख रहा है, लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ही मुख्यतः पार्टी है, क्योंकि यहाँ अन्य दल का दबदबा नहीं है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में जो 11 लोकसभा सीटें हैं उसमें स्वाभाविक है कि 11 की 11 में कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी। वही बात करें भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, छत्तीसगढ़ में न्याय यात्रा को लेकर काफी उत्साह लोग कार्यकर्ता है उसमें देखने को मिल रहा है। जो कांग्रेस की नेता है उनका कहना है
है कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसका सीधा सीधा असर जो है लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। आज जो है ओडिशा के जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को झंडा सौंपेंगे। चूंकि जो है एक राज्य से दूसरे राज्य जब क्रॉस करते हैं तो झंडा सौंपा जाता है, तो उसको लेकर एक बड़ा उत्साह कार्यकर्ताओं में है और एक बड़ा वहां पर सभा होगी। सभा को भी राहुल गांधी समेत जो तमाम नेता है वो संबोधित करेंगे। उसके बाद 2 दिन तक जो है जो यात्रा है वो विराम होगी। उसके बाद 11 तारीख से सख्ती से फिर से यह जो यात्रा है वो शुरुआत हो जाएगी। यात्रा की शुरुआत जो है या सख्ती तो होते हुए वो बलरामपुर होते हुए वही यात्रा जो है निकल जाएगी। वही यात्रा को लेकर जो सत्ता पक्ष है वो भी काफी निशाना राहुल गांधी समेत कांग्रेस की पार्टी है उस पर साधते हुए नजर आए। जिस तरह से अभी जो सत्ता पक्ष है उनका साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी के कदम जहां जहां पड़े हैं वहां पर बीजेपी को फायदा हुआ है। तो अच्छी बात है कि वे छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ आएंगे तो फिर से फायदा जो है लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिलेगी। निश्चित तौर पर यहाँ पर बीजेपी की रणनीति भी स्पष्ट है और लगातार सभी दल जो है लोकसभा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। आज चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा और सीधा अनिरुद्ध जी मैं आपके पास में आ रहा हूँ। जिस तरीके से तमाम आप खबरों का जिक्र भी कर रहे थे और खासकर जिस तरीके से जबलपुर और मुरैना के जो महापौर बीजेपी में शामिल हुए, लगातार दल बदल का खेल शुरू हो गया है। एक चर्चा बहुत तेजी से मध्य प्रदेश में इन दिनों देखने को मिल रही है कि नकुलनाथ और कमलनाथ का अगर क्या बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो मुझे लगता है कद्दावर नेता कांग्रेस के वो आते हैं, तो ऐसे में फिलहाल तो वो स्थिति नहीं दिखाई देती है, उनका कोई क्लेश कांग्रेस में दिखाई नहीं देता है। चूंकि ये चर्चा है तो कितनी चर्चा में क्या इसकी वजह है कि चर्चा ये लगातार की जा रही है? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी के पूर्व चीफ कमलनाथ को देखा जाए तो वह कांग्रेस के बड़े सीनियर नेता हैं और वो कभी भी अपनी बात को स्पष्ट नहीं करते। वो छिंदवाड़ा में कहते हैं कि पार्टी आलाकमान तय करेगा कि छिंदवाड़ा से कौन लड़ेगा। भोपाल में कहते हैं कि पार्टी आलाकमान तय करेगा कि छिंदवाड़ा से कौन लोकसभा का उम्मीदवार होगा। नकुलनाथ कहते हैं कि छिंदवाड़ा से कमलनाथ नहीं, मैं खुद चुनाव लड़ूंगा। तो पूरी तरह से कंफ्यूजन की स्थिति कमलनाथ और नकुलनाथ ने बना के रखी है और पूरा जो फैसला है वो पार्टी आला कमान पे सौंप दिया। लेकिन इस बार देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टीम से कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस का मुकाबला है 29 सीटों पे। तो छिंदवाड़ा के लिए न केवल भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक आरएसएस ने विशेष रणनीति बनाई है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व केंद्रीय संगठन ने भी विशेष रणनीति बनाई है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश यूनिट का दावा है कि छिंदवाड़ा से कांग्रेस का सफाया कर दिया जाएगा। और देखा जाए तो छिंदवाड़ा से नागपुर की दूरी बहुत कम ही है, तो नागपुर की टीम ने भी पूरी व्यवस्था कर रखी कि छिंदवाड़ा से किस प्रकार इस बार नाथ परिवार को हटाया जाए, क्योंकि एक परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पार्टी पे भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता बड़े समय से लगाते रहते हैं, भले से वो दिल्ली में हो, छिंदवाड़ा में हो या देश के कहीं किसी भी स्थान पे हो। और इधर जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं दिग्विजय सिंह, वो भी कह चुके हैं कि वे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। पिछली बार वे भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़े थे और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से प्रचंड मतों से, लगभग 1.5 लाख से ज्यादा मतों से वे हारे थे। रिकॉर्ड हार थी उनकी, दिग्विजय सिंह की। इसके बाद वे राज्यसभा के सांसद हैं अभी, तो वो साफ मना कर चुके हैं कि वो 2024 में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके अलावा जो बात करें तो कांग्रेस पार्टी को लोकसभा के 29 उम्मीदवार ढूंढना इस बार मध्य प्रदेश में मुश्किल पड़ जाए, यह बिल्कुल तय माना जा सकता है, क्योंकि इस बार उनका मुकाबला दिल्ली की टीम से है। केंद्रीय नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे ही 2023 में मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ा गया था। उस वक्त जो नारा दिया गया था, जो थीम सॉन्ग था एमपी के मन में वो थी, इस बार वही थीम सॉन्ग फिर दोहराया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी। और जहां तक आज भोपाल के प्रदेश कार्यालय की भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वहां पे भाजपा का जो लाभार्थी संपर्क अभियान है उसकी बैठक है, प्रदेश की बैठक है। डॉक्टर अलका गुर्जर प्रदेश प्रभारी जो वो मौजूद रहेंगी, संगठन की तरफ से वीडी शर्मा खुद मौजूद रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष। और जिन लाभार्थियों को भारतीय जनता पार्टी से लाभ मिला है उन तक पार्टी की पहुंचने की पूरी कोशिश है। और ये पूरी कवायद भी लोकसभा चुनाव को देख के ही पार्टी आज कर रही है। निश्चित तौर पर यहाँ पर रणनीति बनाने की पूरी जद्दोजहद है, लेकिन वाकई में जो कांग्रेस की रणनीति है वो अभी उतनी स्पष्ट नजर नहीं आ रही है और देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ आगे की स्थिति दिखाई देती है। सीधा राशिद, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरीके से कल का दिन रहा, सर्दी के मामले में उत्तर प्रदेश में काफी सर्दी देखी गई है। हालांकि लगातार एकदम से मौसम बदला है और अयोध्या का जो मौसम है 6 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। तो क्या कुछ इसको लेकर स्थिति देख रहे हैं आप?
जी, बिल्कुल, मैं बता दूँ जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि धूप निकल जा रहा उसके बावजूद भी जो सर्द हवाएँ हैं वो लगातार चल रही हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, पूरे दिन सर्दी रह रही है और अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में जिस तरह से सर्दी है, जिस तरह से श्रद्धालु जा रहे हैं, उनको रहने की व्यवस्थाएँ की गई हैं, जो पहले व्यवस्थाएँ थी वो अभी भी व्यवस्थाएँ चल रही हैं। उनके लिए शेड बनाए गए हैं, उन्हें कंबल और रज़ाई और रहने का व्यवस्था किया गया है और खाने हाँ। हम्म। दूसरी बात सबसे बड़ी बात ये है जो वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद की बात की जी। सुनवाई होगी हाई कोर्ट में, इलाहाबाद में। हाई कोर्ट ने कहा कि 12 तारीख तक हमसे सुरक्षित रहता है। 12 तारीख राशिद, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है फिलहाल, समय भी हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये तमाम खबरें थी, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर उत्तराखंड हो, क्या कुछ सियासी मिजाज यहाँ पर बना हुआ है। लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण खबरें हैं, लगातार सभी दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और कहीं ना कहीं रणनीति के तहत आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।